हेलो एवरीवन, टुडे इज द डे 2 ऑफ मराठा हिस्ट्री। तो हम इसको फेजेस में कवर कर रहे हैं। हमने कल देखा था कि 1630 से लेके 1680 जब शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है उसके बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स रहे, कहाँ इनका जन्म हुआ, इंपॉर्टेंट जो भी आपके इवेंट्स थे, जैसे कि आगरा से ये भागते हैं, दक्षिण दिग्विजय है, रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक होता है, तो वो सारा टाइमलाइन हमने कवर किया। जो आज हम करेंगे इस पे बहुत से सवाल आते हैं, चाहे वो आपके स्टेट पीसीएस हैं या फिर यूपीएससी में। दैट इज मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे जो इन्होंने डिफरेंट पोजीशंस हैं, शिवाजी के दौरान ही पेशवा की पोजीशन बनाई गई थी, जो कि बाद में जाके मराठास में इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मेन रूल उनका रहता है, पेशवा रूल रहेगा आगे, तो वो है। या फिर ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिलिट्री। उसके अलावा अगर हम लोग इनकी कैवलरी, इन्फेंट्री वो देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से मैनेज थी। वही सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। गामिनी कावा क्या होता है वो हमने देखना है। तो कुछ ये जो मिलिट्री टैक्टिक्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर आज हमारा फोकस रहेगा कि किस तरीके से ये जो मराठा एम्पायर है ये यहाँ पर बड़ा होता गया। डन। आगे बढ़ने से पहले नोट्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिए हैं। दिस इज दी टेलीग्राम चैनल, तो इस पे आप पूरे के पूरे नोट्स एक ही बारी में डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, ये नंबर्स पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे बैचेस के बारे में, या फिर हमारी जो O2IAS अकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करके खुद भी थोड़ा खुद के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दीज आर दी नंबर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कल हमने लास्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से आगरा से जब वो भाग के आते हैं, औरंगजेब उनको थोड़ा बेइज्जत करता है, तो शिवाजी महाराज को समझ आता है कि टाइटल की जरूरत पड़ेगी अगर इंपॉर्टेंट होना है। तो इनको टाइटल की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों तक के लिए वो बहुत जरूरी था, उनकी बात जो है आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी था। तो 6 जून को यहाँ पर उनका राज्याभिषेक होता है, जहां पर 7 नदियों का पानी लाया जाता है। डिफरेंट हमने कल देखे थे कि जो कॉइन्स हैं उनको यहाँ पर पब्लिश किया गया और इसको कहा गया शिव राज्याभिषेक शाखा। और फिर बहुत से टाइटल, जो छत्रपति है उसका टाइटल उन्होंने लिया, शाखाकर्ता या धर्मोधारक जो है वो भी इनको कहा गया, कि हिंदवी स्वराज जिसकी ये स्थापना करना चाहते हैं उसके लिए छत्रपति की जो उपाधि है वो यहाँ पर कब बनी, आपके 1674 में रायगढ़ फोर्ट में। रायगढ़ जो है उस वक्त वैसे भी कैपिटल हुआ करता था। तो यहीं पर जब ये सारा का सारा कार्यकाल जो है यहाँ पर चल रहा था, कार्यक्रम जो है वो चल रहा था, इसी दौरान इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी लिए। सबसे पहला था कि इन्होंने काउंसिल बनाई 8 मिनिस्टर्स की। जैसे कि आपने अकबर के इसमें सुने हैं कि नवरत्न थे, यहाँ पर क्या थे, 8 मिनिस्टर्स की एक काउंसिल जिसको कहा गया अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो है वो एक काउंसिल बनती है जिसमें मराठा कॉन्फेडरेसीज भी थी, यानी कि आसपास के एरियाज जो हैं उनको डिफरेंट यूनिट्स में बांटा गया, जो कि आगे मैं अभी बताऊंगी। अब ये जो 8 प्रधान थे यहाँ पर, या 8 जो नई रोल्स बने, ये सारी चीज़ों को मैनेज करते थे। फाइनेंस को, मिलिट्री, फॉरेन अफेयर्स, जस्टिस, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ का ध्यान जो है इन 8 पोजिशंस को दिया गया। ये 8 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पेशवा। पेशवा हम लोग जानते हैं आगे जाके बाजीराव, बालाजीराव, वो सारे बनेंगे ये पेशवा आपके। तो वो क्या थे, वो था हेड ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। छत्रपति के पास लेकिन अभी भी पावर थी, जो नॉमिनल पावर है वो बाद में इनके पास में आएगी, अभी एक्चुअल पावर छत्रपति के पास में ही रहती है। पेशवा बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो यहाँ पर इनकम देखते हैं, एक्सपेंडिचर देखते हैं, जो बेसिकली ट्रेजरी हिसाब किताब देखते हैं, उनको अमात्य या मजूमदार कहा गया। फिर आते हैं मंत्री या वाके नविस, वो थे इंटेलिजेंस के, जिसको आप मास्टर ऑफ विस्परर कह सकते हैं, या फिर हम लोग अपने इंडिया में जो है डिफरेंट पोजीशंस देखते हैं, रॉ है जैसे हमारा, तो दैट इज चार्ज ऑफ इंटेलिजेंस। फिर आए सुमंत, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे। अब फॉरेन सेक्रेटरी की क्या जरूरत थी, क्यों थी, हम बहुत दूर दूर तक एज मराठास जो हैं वो ट्रेड किया करते थे। देन आ गया सचिव, जो कि था आपका ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट, जितने भी थे उनका ध्यान रखते थे। पंडित राव रिलीजियस हेड बने, जो सेनापति है वो कमांडर इन चीफ, और फिर आते हैं न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। तो अगेन हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा गया, और ये एनसीईआरटी में इस तरीके से आपको डब्बा दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रधान या प्राइम मिनिस्टर जो है वो पेशवा कहलाए। तो ये अष्टप्रधान। अब ऐसा नहीं है कि शिवाजी ने इसको शुरू किया था, इससे पहले भी डेक्कन में ये पोजीशंस हुआ करती थी, लेकिन
क्या है, अब इन्होंने वापस से इसको रीएस्टैब्लिश किया। अभी जितनी भी पोजीशंस हैं ये नॉन हेरिडिटरी थी, कि ऐसा नहीं है कि जो पेशवा है उसका बेटा ही पेशवा बनेगा, लेकिन बाद में जाके हम देखते हैं कि पेशवाई जो है वो हेरिडिटरी हो जाती है, उससे पहले ये हेरिडिटरी नहीं थी। दे विल हेल्ड द ऑफिस टिल द किंग्स प्लेजर, जब तक राजा जो छत्रपति है जब तक वो चाहते हैं तब तक वो यहाँ पर बने रह सकते हैं। इनको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर किया जाता था, ये पोस्ट ना ही हेरिडिटरी थी और ना ही परमानेंट। यहाँ पर इनको किसी भी तरीके की जागीर, जैसे जो राजे थे वो क्या करते थे, जागीर के रूप में लैंड्स दिया करते थे, ऐसा इनको कुछ नहीं था। इनको डायरेक्टली जो भी सैलरी बेस बोल सकते हैं हम लोग, उस तरीके से इनको डायरेक्ट सैलरी जो है यहाँ पर मिला करती थी। अब जो हर एक अष्ट प्रधान है उसको भी आगे 8 असिस्टेंट यहाँ पर दिए जाते थे, जो कि थे दीवान, मजूमदार, फडनेस, सबनेस, इस तरीके से आपके कुछ और यहाँ पर 8 इनको सेक्रेटरीज दिए गए थे। जो पहले आपके छत्रपति जो पहले छत्रपति थे वो शिवाजी महाराज थे, और उन्होंने जो पहला पेशवा जिनको बनाया था वो थे मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले। इनका इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि अभी भी ये मिलिट्री और सिविल हेड है या लीडर हैं, ना कि द एब्सोल्यूट हेड जैसे कि राजा है जो छत्रपति शिवाजी हैं वो हैं। तो ये भी हमने एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। अब जब लैंड एक एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, हम जैसे अभी भी देखते हैं कि एक स्टेट है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, फिर तहसील है, वैसे करके है हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन। सेम वे उस वक्त भी था। सबसे बड़ा था प्रांत। प्रांत जो है आप स्टेट लेके चल सकते हो। प्रोविंस, प्रोविंस में एक सूबेदार था और एक सर सूबेदार हुआ करता था, जैसे हम लोग डीएम लेके चल लेते हैं, नहीं वो तो डिस्ट्रिक्ट में आएगा। स्टेट का होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर होता है जैसे कि। तो अब उसके पास में पावर्स थी, इसके पास में भी क्या होंगे, अष्ट प्रधान होंगे, 8 प्रधान जो हैं या 8 सेक्रेटरी है वो इसके पास में भी होंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट को कहा गया तरफ। जो तरफ है उसके हेड होते थे हवीलदार या फिर करकुन। फिर आते हैं उससे छोटा था प्रांगण, इसको हम तहसील लेके चल लेते हैं। यहां पर अब अभी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ये है आपका लीगल सिस्टम है वो अलग अलग है, जो जुडिशियरी है वो अलग है। उस वक्त यहीं पे था। जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड कीपर्स थे उनको देश पांडे कहा गया, और जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे वो देशमुख कहलाते थे। फिर हम विलेज लेवल पे आ जाते हैं। विलेज में मौजा है, यहाँ पर जो अकाउंट और रिकॉर्ड कीपर थे वो थे कुलकर्णी, और फिर जो बाद में लॉ एंड ऑर्डर चेक करते थे वो थे पाटिल। अब अगर आप ना हम लोग देखते हैं कि 73rd 74th अमेंडमेंट जब आई है उससे पहले अगर आप विलेजेस में देखें तो न्याय पंचायत भी पंचायत ही हुआ करती। जो पंचायत है उसके 2 पार्ट्स थे, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब किताब देखता था, एक क्या करता था न्याय पंचायत, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं आप देख लोगे कि अगर थोड़ा बहुत लकड़ी घास के पीछे अगर लड़ाई हो जाती है तो आगे क्या पहले कौन आता है, पहले प्रधान ही आता है। तो वैसे यहाँ पे इसको थोड़ा डिफरेंट किया गया था, कुलकर्णी और पाटिल। तो इस तरीके से आपका जो प्रांत है, फिर तरफ है, प्रांगण है और मौजा है, इनको बांटा गया, और ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर रहा। तो दिस इज इट। फिर आता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब शिवाजी महाराज जो है वो पैसे भी कहीं ना कहीं से कमाते थे। कहां से आते थे वो, जो मलिक अंबर हैं उन्होंने काठी सिस्टम बनाया था और उसी को ये फॉलो कर रहे थे। मलिक अंबर था कौन, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। ये अहमदनगर सल्तनत के जो नवाब थे वो इनको खरीद के इथोपिया से लेकर आए थे। ये उनके स्लेव थे, वहां से ये राइज करते हैं और काफी आगे बढ़े। इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें कि एक लकड़ी जो जिसको काठी कहा जाता है उसके हिसाब से जमीन जो है उसको नापा जाता था। अब इसी को शिवाजी ने भी यहाँ पर डेवलप किया, और फिर आगे उन्होंने कहा कि जो लोकल फार्मर्स हैं वो 40% अपने हार्वेस्ट का पे करेंगे। फिर आता है कि जो लैंड है उसको 3 भागों में बांटा गया। एक थे पैडी फील्ड्स, फिर आए गार्डन लैंड्स, एंड देन आते हैं हिली ट्रैक्स। तो इनको 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया। 2 टाइप के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस पे, 2 टाइप के टैक्स थे, एक था चौथ, एक था सरदेशमुखी। अब ना बहुत सारे, जैसे ये पुणे में यहाँ पे वो रहते थे, फिर उन्होंने कुछ एरियाज को अपने अंडर ऐसे करके लेना शुरू किया शिवाजी महाराज। अब ना यहाँ पर बहुत और भी थे, जैसे फ्रेंच थे, पोर्तुगीज आ रहे थे, बाकी सब वो भी लैंड लेके बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि मराठा जो है आपके ऊपर रेड नहीं करेंगे अगर आप लैंड रेवेन्यू का चौथा हिस्सा जो है चौथ के रूप में हमें देंगे। बाद में जो आपके ये मुगल्स रहे हैं इन्होंने भी काफी टाइम के लिए इसको लिया, चौथ और सरदेशमुखी को।
लेकिन अगेन ये जो है आते जाते रहते थे। जब औरंगजेब के साथ थोड़े ठीक बीच में हुआ तो उन्होंने ये सारा लैंड रेवेन्यू ले लिया, अदरवाइज जो है ये मराठास लिया करते थे। सरदेशमुखी कैसे काम करता है? देशमुख जो हमारे सुपीरियर हेड थे, लोकल चीफ्स थे, उनकी जो लैंड रही है लेकिन अब वहां पे कोई रहता है, वहां पे जो मराठास हैं वो क्लेम करते थे 10% ऑफ द लैंड, उसके ऊपर लगने वाला रेवेन्यू। इसको बेसिकली आप टैक्स ऑन टैक्स बोल सकते हो। वो जो है आपका सरदेशमुखी था। दो टाइप के यहाँ पर टैक्स थे। ये ना शिवाजी ने स्टैब्लिश किया, लेकिन आगे पेशवाई के टाइम पे भी आप देखोगे सेम ही एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे चल रहा है। लेट्स गो इनटू मिलिट्री। मिलिट्री जो है वो 3 तरीके की थी, इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी। इन्फेंट्री पैदल पैदल सिपाही, देन आ गया कैवलरी जो कि थे घोड़े, हाथी घोड़े थे, एंड द थर्ड वन वाज नेवी। अब जो कैवलरी थी उसको पागा कहते थे। पागा को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए है, घोड़े हैं, हाथी हैं, तबेले चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो 2 टाइप थे इसमें, एक था बारगीर और दूसरे थे शिलेदार। जो बारगीर है उसको उसकी मैनेजमेंट स्टेट किया करता था, यानी कि जो भी राजकोष में से पैसे आएंगे उसी से इसको मेंटेन किया जाएगा। फिर जो आपके शिलेदार हैं ये या तो सोल्जर्स खुद देखते थे या फिर जो नोबल मैन थे यानी कि खूब पैसे वाले लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट किया करते थे। और इस तरीके से 2 टाइप के हम लोग ये देख लेते हैं। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ये है क्या। तो ये जो कैवलरी है उसके 2 टाइप्स हैं। फिर आती है आपकी इन्फेंट्री। इन्फेंट्री में ऐसे होता था कि 9 से 10 ऐसे करके 9-10 जो फुट सोल्जर्स हैं उनको साथ में जोड़ेंगे तो एक नेक बनेगा। फिर जो है जो 5 नायक है उनका हेड हवलदार कहलाएगा। फिर जुमलेदार है, हजारी है और सरनोबत है। इस तरीके से जो जैसे हमारे मिलिट्री में रैंक्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये रैंक्स यहाँ पर रखे गए थे। जो ये आपके मराठास हैं ये जाने जाते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। गुरिल्ला वॉरफेयर वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी बैटल्स जीती जो जीतना बहुत मुश्किल था। ये बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते थे, जैसे कि सप्लाई, कोई किसी भी तरीके का फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, उसको कट कर देना, रात में अटैक करना, स्ट्रैटेजिक पोजीशन हाई एरियाज में रखना। तो अगर इनका जो काउंट है वो कम होता था फिर भी ये यहाँ पे बहुत सी बैटल जो है वो जीत जाते थे। तो ये जो स्पेशल मेथड है उसको गामिनी कावा कहा जाता है। देखो मराठास का जो डाउनफॉल है ना वो 3rd बैटल ऑफ पानीपत में होगा, और वो इसीलिए होगा क्योंकि इन्होंने कन्वेंशनल वे में लड़ाई करना शुरू कर दिया और इनकी सबसे बड़ी पावर थी ये गामिनी कावा, विच वाज द गुरिल्ला वॉरफेयर, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो हम लोग हर जगह यहाँ पर देखते हैं। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गामिनी कावा। गन्स किस तरीके के इस्तेमाल करते थे? अब हम सोचेंगे मराठास के पास गन कहाँ से आई? तो ये वही वाला टाइम है जब आसपास जो है फॉरेन पावर्स भी हैं, पुर्तगीज भी हैं, फ्रेंच भी हैं, डच भी हैं, साथ में सिद्धीज हैं, ब्रिटिश हैं। तो किसी ना किसी तरीके की जो गन्स हैं वो इनके पास में मिल ही जाती थी। दिस इज अ वेरी गुड मूवी इफ यू वांट टू वॉच। इसका नाम है लाल कप्तान, सैफ अली खान की है। और अराउंड आपको कप्तान ये अराउंड आपको उस टाइम पे मिल जाएगी 3rd एंग्लो मराठा वॉर के पास में, क्योंकि इसमें पिंडारीज दिखाए गए हैं। तो पिंडारीज जो हैं वो 3rd एंग्लो मराठा वॉर में बड़ा रीजन बने थे। इस दौरान अगर आप इनकी ये जो गन्स हैं इनको देखोगे तो इसमें बारूद जो है वो भरा जाता है ऐसे करके, फिर इससे फायर होता है। सो अगेन इस तरीके की जो गन्स हैं या हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, इसको एम्युनिशन बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो उस वक्त यहाँ पर हमें देखने को मिला। बट इनके जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं विच आर लाइक द बिग स्वॉर्ड्स या फिर ये बाघ नख जिससे कि अफजल खान को मारा था, वो डेफिनेटली यहाँ पर हुआ करते थे। शिवाजी के टाइम पे भी रॉकेट हमने देखे हैं, रॉकेट तो नहीं उसको बोल सकते बट वेरी क्रूड फॉर्म की, वहां पर जो है जो बड़े बड़े मेटल ट्यूब्स हैं उनको शेल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो यहाँ पर करते थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें थे हिल फोर्ट्स। जब जैसा मैंने आपको बताया जब मृत्यु होती है शिवाजी की, उनके पास में 240 से 280 फोर्ट्स थे। ये जो फोर्ट्स थे ये बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशंस कैरी आउट करते थे। अब नेवी एस्टैब्लिश करने का एक और रीजन था, इनको ये तो पता चल गया कि ये भारत है, कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं ना वो तो देखो इससे सी से ही आ रहे हैं, तो जो सी को कंट्रोल करेगा वो लैंड को भी कंट्रोल करेगा। दैट इज वाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इन एरियाज को अपने पास रखें। तो बड़े इंपॉर्टेंट फोर्ट्स जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर एस्टैब्लिश किए। सबसे पहले वाला जो 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने अंडर ले लिया था वो था तोरना, फिर गोंडाना, सिंगड़, ये यहाँ पे तानाजी की डेथ हुई थी। पुरंदर है, फिर आपका राजगढ़ का जो किला है या रायगढ़ का किला है, ये जितने भी फोर्ट्स हैं यहाँ पे सारे, ये इन्होंने सारे अपने पास रखे।
इन्हीं को अभी रिसेंटली क्या है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका यहाँ पर वो दिया गया। सलेर में इंपॉर्टेंट बैटल देखी थी। शिवनेरी जो है यहाँ पर जन्म हुआ था शिवाजी का, रायगढ़ कैपिटल बनी थी। जिंजी जो है वहाँ पर सांबा जी के बेटे आगे भाग कर जाएंगे, इकलौता जो तमिलनाडु में है। कोस्टल फोर्ट एक ही है विजयदुर्ग, प्लेट्यू एक ही है पन्हाला, यहाँ पे भी रही बैटल। फॉरेस्ट फोर्ट एक है प्रतापगढ़ जहाँ पर अफजल खान को मारा। और फिर कुछ आइलैंड फोर्ट्स हैं, देखो ये देखो कैसे ही इसको कैसे कोई ब्रीच कर पाएगा। सो अगेन इनकी जो स्ट्रैटेजी है, अंग्रेज भी पढ़ते हैं उसके ऊपर, पेपर लिखे हैं कि किस तरीके से हम अपनी मिलिट्री को हैंडल किया करते थे। नाउ कम्स दी नेवी। नेवी की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? वो हुई थी जब इन्होंने अफजल खान को प्रतापगढ़ की बैटल में मारा और इनको शिप्स मिली। अब शिप्स मिली तो उनको ठीक करना था या आगे कैसे उसको बढ़ाना था। उस वक्त जो है वहां पर थे फ्रेंच थोड़ी थोड़ी हेल्प किया करते थे, साथ में ही पोर्तुगीज। इनसे इन्होंने कुछ कुछ चीजें जो हैं वो हेल्प करने के लिए ली और इन्होंने हेल्प भी किया क्योंकि शिवाजी से ये डरते थे। बाद में उनके जो गवर्नर्स हैं उन्होंने मना किया कि अरे ये बहुत पावरफुल हो रहा है, इनकी हेल्प नहीं करनी है। बट तब तक जो है दे ऑलमोस्ट हैड दी आइडिया कि किस तरीके से जो नेवी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। इन्होंने किया भी है। जो वहां पर मालाबार पायरेट्स जिनको कहते थे उनको इन्होंने एम्प्लॉय किया। फिर ऐसा नहीं है शिवाजी की एंटी इस्लाम थे, वो एंटी क्रुएलिटी थे। तो उन्होंने जो है मुस्लिम मर्सनरीज हैं उनको यहाँ पर ऐड ऑन किया, उनको अपनी नेवी में यहाँ पर ये किया। जो पहला मरीन फोर्ट बना वो था सिंधुगढ़ बिकेम दी फर्स्ट फोर्ट। उसके अलावा 18th सेंचुरी में बाद में जब ये आपके छत्रपति शिवाजी का रेन खत्म हो जाता है, पेशवाई जब शुरू होगी, उस वक्त हम देखेंगे कान्होजी आंग्रे थे। तो ये भी पहले हेल्प किया करते थे शिवाजी को, लेकिन इन्होंने फॉर्मली मराठा मिलिट्री या मराठा नेवी को ज्वाइन नहीं किया था। वो ये बाद में 18th सेंचुरी में जाके यहाँ पे करते हैं और नेवल बैटल्स में यहाँ पर उसका पार्ट बनते हैं कान्होजी आंग्रे। वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम जो है उनको एम्प्लॉय किया। दौलत खान जो है उनके एक एडमिरल थे और ये सबको अटैक किया करते थे। फिर जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको अटैक किया करते थे। और अगर आप यहाँ पे ये डू यू नो है एनसीईआरटी का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 1665 की बात है, बोलते ओमान में जाते हैं, मस्कट में ओमान की जो कैपिटल है वहां पर शिवाजी की 4 शिप्स पकड़ी जाती हैं। तो वहां के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि अब हम नहीं इसको छोड़ेंगे और जो भी इनके राजा महाराजा हैं उनको बुला के लाओ, सबको अरेस्ट करो, ऐसे करके। जब उनको ये पता चला कि शिवाजी की ये बैटल है या शिवाजी की ये शिप्स हैं और उनके पास 100 से ज्यादा शिप्स हैं, तो उन्होंने चुपचाप इनको यहाँ से जाने दिया। तो अगेन दैट वाज द पावर एंड दैट वाज द आइडिया ऑफ द नेवी ऑफ शिवाजी महाराज। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर, अभी लेक्चर्स चल रहे थे, बच्चों ने पूछा कि चोलास को क्यों नहीं द फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा गया? वाई शिवाजी, वाई मराठाज ओनली? अब जो इंडियन नेवी आप देखोगे उनका अभी जो सिजिल है या उनका जो इंसिग्निया है वो ऑक्टेगनल शेप का है, जो कि अगेन जो राज मुद्रा होती थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनकी जो सील थी उस शेप में इसको दिया गया, उनको जो है एक इंस्पिरेशन मानते हुए। अब चोलाज क्यों नहीं? अब देखा जाए तो चोलाज उतने ही राइज किए हैं, उतना ही मैरी टाइम की हिस्ट्री में इनका इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है यहाँ पर वो ये कि जो चोलाज है ना, जो चोलाज ये हैं चोलाज, इन्होंने बनाई इंडियाज ग्रेटेस्ट डीप सी नेवी। ये आपके बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, वहां पे एक्सप्लोरर्स की तरह जाया करते थे। ये एक्सप्लोरर्स थे, ये एक्सपीडिशन के इस हिसाब से जाया करते थे। लेकिन जो शिवाजी हैं उनको ये समझ आ गया कि यूरोपियन पावर जो है वो आती यहीं से हैं, तो अगर पानी को कंट्रोल कर लेंगे तो लैंड को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो ये जो है ये मॉडर्न डे जो हमारी नेवी है जो कि डिफेंस के ऊपर बेस्ड है। दिस वाज जो चोलाज हैं वो पहली बात एंशिएंट टाइम्स में थे, 11th सेंचुरी तक के थे, 10th 11th 13th सेंचुरी तक। और ये थे एक्सप्लोरर्स और एक्सपेडिशनर्स, ये कॉन्क्वेस्ट पे जाया करते थे। यहाँ पे इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक डिफेंस। तो यही डिफरेंस है जिसकी वजह से जो मराठा नेवी है उसको मॉडर्न टाइम एरा के साथ में ज्यादा रिलेट किया जाता है। डिफेंस एंड प्रोटेक्शन, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, सिद्दीज इनके साथ लड़ते थे। ये ट्रेड और एक्सपेंशन के लिए जाते थे चोलास। कोस्टल वाटर्स और क्रीक्स जो हैं शैलो वाटर्स में रहते थे, ये डीप वाटर्स ओशंस में जो हैं चोलास जाया करते थे। जो मराठास हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजिक इंडिजीनियस शिप डॉकयार्ड जो हैं वहां पर बनाए, साथ में ही ऐसे फोर्ट्स जो हैं
डिफेंस पर्पस के लिए उनको भी यहाँ पर बनाया, जैसे कि आपका सिंधुगढ़। यहाँ पर पावरफुल वॉर फ्लीट्स थे, देवर अगेन वो कॉन्क्वेस्ट करने जा रहे थे तो वॉर फ्लीट्स थे। ये इनकी स्टेट नेवी थी मराठास की, वेरेज यहाँ पर इसको हम लोग मोर ऑफ दी रॉयल नेवी कह सकते हैं, या फिर मर्चेंट नेवी, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेड के लिए बेसिकली उस पर्पज से जाते थे। तो यहाँ से डायरेक्ट इंस्पिरेशन आती है मॉडर्न डे इंडियन नेवी को। रादर इनका जो है डिक्लाइन हो गया, और ये एंशियंट टाइम्स, तो ये डिफरेंट जो टाइम्स की बात है, इसी के लिए हम लोग जो मराठास हैं उनको या शिवाजी महाराज को क्या कहते हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। ट्रेड नेटवर्क्स देखिए कहाँ कहाँ तक थे जी ट्रेड। शिवाजी जो है वो ट्रेड क्या करते थे, ओमान, मस्कट तक, मलाक्का, मलेशिया, यमन तक जो है हर एक तरीके का गोल्ड, कार्गो, फिर हम लोग टेक्सटाइल जो कपड़ा है उसका देखते हैं, हर एक चीज का यहाँ पर फॉरेन ट्रेड देखा गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रिलीजियस पॉलिसीज एंड एडवोकेसी ऑफ मराठास, तो जैसा मैंने कल भी आपको बताया था लेक्चर में कि मराठास थे कौन, इनकी जो जब खिलजी आए, यादव डायनेस्टी को उन्होंने यहाँ पे हराया, तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट बहुत राइज की है। भक्ति मूवमेंट के दौरान बहुत सारे ऐसे सेंट्स रहे जिन्होंने मराठी को सबसे पहले आगे लेकर आए, और उन्होंने एक बेस बनाया मराठा नेशनलिज्म के लिए, सबको इकट्ठा किया उन्होंने। अब इसमें से कौन थे, समर्थ रामदास थे। ये शिवाजी जो हैं वो भी इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। उसके अलावा हम लोग जो हैं 2-3 हमने कल और नाम करे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही थे, इस दौरान जो मुस्लिम आपके सेंट्स हैं वो भी देखे गए जो कि इस्लाम को ही प्रीच करते थे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वाज देयर ओन लाइक द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो रिलीजियस हार्मनी और मुस्लिम स्टेट्स के साथ अलायंस करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटाइज किया मराठी को, संस्कृत को। इसी के लिए उनकी जो सील है उसमें हम क्या देखते हैं, इस तरीके से संस्कृत में लिखा गया है, ये शब्द जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। क्या लिखा गया है कि दिस रॉयल सील ऑफ शिवाजी सन ऑफ Shahaji, ever increasing in the splendor of the moon on the first day of the bright half of the lunar month, shall shed auspicious benevolence and commands the homage of the entire world. How beautiful, है ना, कि शाहू जी जो है उनके बेटे हैं, और सुंदर पुराने जमाने की सुंदर सुंदर बातें हैं कि जो भी जिसके पास भी आएगा उसको ऑस्पिशियस बेनेवलेंस जो है, उसको काइंड ऑफ ब्लेसिंग जो है उसके पास में आएगी। ठीक है जी। बट इससे क्या पता चला हमें, संस्कृत में या मराठी जो है उनको इंपॉर्टेंस दी गई। सो दैट इज इट। इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं आपने। चौथा और सरदेशमुखी, 10% था सरदेशमुखी, टैक्स ऑन टैक्स। शिवाजी जो है हेरिडिटरी सरदेश मुख ऑफ हिज कंट्री, क्लेम दैट ही वाज द हेरिडिटरी सरदेशमुख। क्या ये सही था? यस, यहाँ पे जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो क्या थे, करेक्ट थे। सेम वे, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1995 का क्वेश्चन है। अष्टप्रधान जो है वो कहाँ थे, गुप्ता में, चोला में, विजयनगर में, मराठा में। सो द करेक्ट आंसर वाज मराठास। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं तो यू कैन आस्क देम। प्लीज ज्वाइन द सीरीज। हम लोग 2-3 लेक्चर्स में जो जो इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर कर रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you like the lecture. You can also follow me on Instagram as well as Twitter for short videos and latest updates of the exam. And I wish you all the very best.